जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टाई यूट्यूब चैनल पर। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। आप लोग तैयारी बेहतरीन करते रहिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 29 क्लासेस कर लिया था इससे पहले। आप आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 30। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने मेजरमेंट के क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में भी मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपके कुछ डोमेस्टिक अप्लायंसेस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 195 कर लिए थे, इसमें अब उससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का कार्य क्या होता है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते कौन से हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी राशि को कैलकुलेट करके, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? जो क्वांटिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्ले करे। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट वर्ड का क्या मतलब है सर? तो कह सकते हैं कि एक साथ सभी राशि को जोड़कर डिस्प्ले पर शो करना। ठीक है, अरे इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है। इंटीग्रेशन जो इंटरमीडिएट कर लिया वो लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, जो 10वीं से ITI किए होंगे वो लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, है ना। इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, मतलब हर एक छोटी सी वैल्यू को लेके, मतलब उसके लोअर लिमिट से हायर लिमिट तक सारी चीजों को ऐड कर दिया जाता है। सेम उसी तरीके से इंटीग्रेशन वाला प्रोसीजर इसमें भी होता है, जो आपके इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब कि आपका, जैसे हमने इसका एक एग्जांपल बताया था, एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर बेसिकली करता क्या है, जो आपका एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर क्या करेगा, ये एनर्जी मीटर सभी एक महीने के पूरे यूनिट को, एक महीने के यूनिट को क्या करता है, एक महीने के यूनिट को ऐड करके इसके बाद मीटर के डिस्प्ले पर शो करता है। तो ये क्या किया, एक महीने के सारे यूनिट को क्या किया, सभी राशि को, सभी क्वांटिटी को इसने ऐड किया और ऐड करके एक साथ दिखाया। तो उससे हमें क्या पता चला कि हमने कितना बिजली की खपत करी है एक महीने में कितना हमारा एनर्जी लॉस हुआ है, उस चीज को कैलकुलेट करके, और हम लोग यूनिट पर यूनिट कितना रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक महीने का बिल निकल आता है ना। तो यही तरीका होता है आपके एनर्जी मीटर का। और एनर्जी मीटर कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये रजिस्टर द क्वांटिटी, सभी क्वांटिटी को क्या करेगा, ऐड करता है या दर्ज करता है सभी क्वांटिटी को। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका एनर्जी मीटर। अच्छा, जो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होंगे वो क्या करेंगे, इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग कहने का मतलब जो केवल संकेत देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, संकेत देते हैं। संकेत देने वाले कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें एक हमारी सूचक लगी रहती है, निडल लगी रहती है, एक इंडिकेटर लगी रहती है। ये क्या होती है, ये आगे पीछे डिफ्लेक्ट होती है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो वैल्यू को इंडिकेट करके दिखाता है। ठीक है, तो वो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा वो इंडिकेट करके वैल्यू को दिखाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? देखो, ग्रेविटेशनल डैंपिंग, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, और आपका दो तरीके का डैंपिंग आपने मैंने दो तरीके का डैंपिंग आपको बताया था। एक हमने बताया था आपको एयर डैंपिंग, और एक हमने आपको बताया था ग्रेविटेशनल डैंपिंग। ये दो तरीके का डैंपिंग हमने आपको बताया था, है ना।
जो आपका एयर डैम्पिंग है, एयर डैम्पिंग का यूज कहां पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में। और इसको कैसे यूज किया जाता है? इसको किसी भी पोजीशन में, चाहे आप वर्टिकल रख लो चाहे हॉरिजॉन्टल रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल टाइप का डैम्पर होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किस पोजीशन में किया जाता है? वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। और इन दोनों का यूज, डैम्पर का यूज किया किस लिए जाता है? डैम्पर का यूज किया जाता है किसके लिए दोस्त? डैम्पर का यूज किया जाता है ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए। इंडिकेटर में, इंडिकेटर के ऑक्सीलेशन, इंडिकेटर के ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए, को कम करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग डैम्पर का यूज करते हैं। बाकी आपका डैम्पर दो तरीके का होता है, एक आपका एयर डैम्पिंग होता है, एक आपका ग्रेविटेशनल डैम्पिंग होता है। ग्रेविटेशनल डैम्पिंग हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, तो यहाँ पे बी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। वर्टिकल पोजीशन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि हॉरिजॉन्टली रख दिया जाएगा तो कुल मिला के ये ग्रेविटेशनल में होता क्या है, एक आपका बेलनाकार आकार का सिलेंडर आकार का एक आपका गोला सा पाइप होता है, और उसके अंदर हम लोग लीवर लगाए रहते हैं, जो लीवर आगे पीछे होता है, और वो ऑक्सीलेशन के द्वारा क्या करता है? ऑक्सीलेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यदि वो वर्टिकल पोजीशन में नहीं रहेगा तो आपका ये प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे सीधे कैसे लगता है? इस तरीके से लगता है, नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखा जाना चाहिए। Which quantity is measured by an electrodynamometer type instrument? Electrodynamometer type instrument में क्या मेजर किया जाता है? क्या मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट ये है क्या? तो देखिए, आपका जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर कितने तरीके का होता है? एनर्जी मीटर आपका 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्त? एक होता है आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ठीक है, एनर्जी मीटर। दूसरा होता है आपका डायनेमो, डायनेमो मीटर टाइप एनर्जी मीटर, ठीक है। और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप एनर्जी मीटर, ठीक है। तो ये 3 आपके टाइप होते हैं। एनर्जी मीटर के द्वारा किस चीज को आप मेजर करते हैं? तो एनर्जी मीटर के द्वारा आप सभी को पता होगा कि एनर्जी मीटर के द्वारा सर हम पावर का मेजर करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं? पावर का मेजरमेंट करते हैं। तो यदि पावर का मेजरमेंट एनर्जी मीटर के द्वारा यदि आप कर रहे हैं, तो चाहे वो आपका इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर हो, चाहे वो आपका डायनेमोमीटर टाइप का एनर्जी मीटर हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का एनर्जी मीटर हो, सभी के द्वारा क्या मेजर करेंगे हम लोग? पावर का ही मेजर करेंगे। तो यहाँ पे पावर एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। पावर का मेजर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त की जाती है? कैसे प्राप्त की जाती है? यदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से हमें एक्यूरेट वैल्यू लेनी है, हमें प्रीसियस वैल्यू लेनी है, तो उसका जो इनपुट इंपीडेंस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का इनपुट इंपीडेंस हाई होना चाहिए। इनपुट इंपीडेंस यदि हाई है तो वो थोड़ा सा प्रिसाइज वैल्यू हमें देता है, ज्यादा परिशुद्ध वैल्यू देता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट का इनपुट इंपीडेंस हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पियर विद 1 मिली एम्पियर मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है, क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है। देखो, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन जल्दी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। केवल और केवल क्या करेंगे, कोई भी होगा वो ऐसे टिक करेगा इसका ए ऑप्शन और टिक करके आगे बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संशोधन है। क्या संशोधन है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके निम्मी बुक से लिया गया है। कहां से लिया गया है? निम्मी बुक से लिया गया है, जो आपकी पीडीएफ वाली बुक होती है ना, वहां से ये क्वेश्चन
लिया गया है। ठीक है दोस्त, वहां पे डाटा एक दिया हुआ है कितने, 27 ओम, 27 ओम का एक डाटा दिया हुआ है। देखो ये जो 27 ओम है ना, ये क्या है, ये मीटर का रेजिस्टेंस है, ये मीटर का रेजिस्टेंस है, मीटर का रेजिस्टेंस है। अब आप कहेंगे सर ये चीज आपको कैसे पता, देखिए शंट रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, शंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस वन, एम माइनस वन, ये होता है आपका शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे आर एम क्या है दोस्त, जहां पे आर एम है आपका मीटर प्रतिरोध, मीटर प्रतिरोध। ठीक है, फिर आपका m क्या है, यहाँ पे m है आपका मल्टीप्लाइंग पावर, मल्टीप्लाइंग पावर कह लीजिए या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह लीजिए। ठीक है, और RSH क्या है, ये है आपका शंट रेजिस्टेंस, यही है आपका शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपको इस क्वेश्चन में केवल क्या गिवन है, m गिवन है, rm गिवन नहीं है। rm यदि नहीं दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए rm की वैल्यू चाहिए, मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में यदि नहीं गिवन है तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये डाटा लिया है 27 ओम। अब आप कहेंगे सर आपने 27 ही क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने चेक किया तो ये निम्मी के बुक का क्वेश्चन था, एज इट इज यही क्वेश्चन है वहां पे भी, लेकिन वहां पे 27 का डाटा नीचे दे रखा था, यहाँ पे नीचे एक लाइन ये छूट गया, इससे नीचे दे रखा था कि मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 27 ओम है। इसीलिए वो क्वेश्चन पिक करने में जो क्वेश्चन बनाया होगा उससे ये गलती हो गई होगी। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे m की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए, m इक्वल टू क्या हो जाता है, m इक्वल टू हो जाएगा आपका कि मीटर का दूसरा कितने रेंज का आपका मीटर बनाना है, वो वाली वैल्यू ऊपर रहती है। ठीक है, और पहले वाली वैल्यू नीचे हो जाती है। तो 10/1 करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी m की वैल्यू 10। अब 10/1 हमने क्यों किया, क्योंकि जो आपका im है, im की वैल्यू कितना है यार, im की वैल्यू है आपका 10 और im की वैल्यू है आपका 1। रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा हमने कुछ गलत लिख दिया है इसमें। ये है आपका I, ये आपका I न्यू है, और IM की वैल्यू कितनी है, 1 मिली एम्पियर। ये है आपकी IM, ये है आपकी मेन IM। ठीक है, मीटर के द्वारा कितनी करंट को आप मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर को ही आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा मीटर कितने का मेजर करे, कितने करंट का मेजर करे, 10 मिली एम्पियर के करंट का मेजर करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके शंट में, उसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध ऐड कर देंगे, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, इसका वैल्यू बढ़ जाता है या परास बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा RSH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से RSH इक्वल टू हो जाएगा, RM की वैल्यू कितना हमने ले रखा है यार, ये है आपकी RM की वैल्यू, RM की वैल्यू हमने ले रखा है 27 डिवाइड बाई, देखो ये 10-1 करो, 10-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 डिवाइड बाई ये 9 हो जाएगा। अब इसको कट कर दो तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम, जो कि एकदम करेक्ट आंसर होगा 3 ओम का। ठीक है, 3 ओम का आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक बार जरूर नोट कर लेंगे आप लोग, और एक बार थोड़ा सा ये भी चेक कर लीजिएगा कि और कहीं सॉल्यूशन इसका मिल रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन का। आप चाहे जहां पे देख लीजिएगा, वेबसाइट पे देख लीजिए, यूट्यूब पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सभी लोगों ने केवल और केवल इस क्वेश्चन को ऐसे टिक किया है तीनों और आगे बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखो एक पॉइंट यहाँ पे चाहे आप तो नोट कर लीजिए, थोड़ा पेन पेपर लेके बैठा करो जब भी आप क्लास देखते हो। पहला पॉइंट कि एमीटर के रेंज बढ़ाने के लिए एमीटर के समांतर क्रम में हम लोग लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। एमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए एमीटर के समांतर क्रम में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, तो उसकी रेंज बढ़ जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है, तो वोल्टमीटर की परास बढ़ जाती है, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ जाती है। याद रखेंगे, वोल्टमीटर में हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे,
एमीटर के केस में क्या होगा, हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो, लेकिन पैरेलल में जोड़ेंगे और लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो वहां पे मीटर की रेंज बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ए हीटिंग एलिमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये सभी को पता होगा कि जो आपका सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके कंडक्टर हैं, ये सभी के सभी कंडक्टर हैं। और हीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसे वैल्यू को ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका प्रतिरोध क्या हो, जिसका प्रतिरोध उच्च हो, प्रतिरोध हाई हो। यदि हाई प्रतिरोध रहेगा तभी जाके ये हीट करेगा, नहीं तो ये हीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका बनेगा सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम जो आपका सिल्वर है, सिल्वर का कंडक्टिविटी सबको पता है, सिल्वर का कंडक्टिविटी 100% होता है। तांबा का कितना होता है, ये होता है आपका 94%। और एल्यूमिनियम का कितना होता है दोस्त, ये होता है आपका 56%, ये होता है आपका 56%। ठीक, चलिए विद्युत इस्त्री के कौन से भाग यहाँ पे दिए हुए, विद्युत इस्त्री का ये कौन सा भाग है, इलेक्ट्रिक प्रेस का ये कौन सा भाग है, तो ये सबसे नीचे वाला प्लेट है। और इसी पे सारे जितने भी इक्विपमेंट है, जैसा कि आपका इसका एस्बेस्टस प्लेट हो गया, एस्बेस्टस प्लेट हो गया, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि प्रेशर प्लेट कह लीजिए, ठीक है, इसका हैंडल कह लीजिए, ठीक, और इसके ऊपर, हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इतना बहुत है। तो ये सारी चीजें कहां पे रखी जाती है, ये सारी चीजें रखी जाती है आपके सोल प्लेट पे ही। ये क्या है, ये है आपका सोल प्लेट। ये सोल प्लेट की आकृति कैसी होती है, त्रिकोण होती है, त्रिकोण, या फिर कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार होती है, या फिर आपका त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, इसका माप कैसा होता है, तो इसका माप होता है आपका, इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी रहती है, इसकी लंबाई रहती है लगभग 12 से 18 सेंटीमीटर, 12 से 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई रहती है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। और जो सबसे नीचे वाली मोटी प्लेट होती है, उसकी मोटाई कितनी होती है, तो उसकी मोटाई होती है लगभग 8 से 10 मिलीमीटर, 8 से 10 मिलीमीटर, इतना इसकी मोटाई होती है। ठीक है, लंबाई बता दिया हमने, चौड़ाई बता दिया और इसकी मोटाई भी बता दिया। तो ये क्या है, ये है आपका सोल प्लेट, है क्या, ये है आपका इलेक्ट्रिक प्रेस का सोल प्लेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर। स्टीरर मोटर का फंक्शन क्या होता है, तो देखिए जो आपका माइक्रोवेव ओवन होता है ना, ओवन, ये काम कैसे करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीटिंग पे ये कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ये कार्य करता है। लगभग कितना, लगभग 25 किलो हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इतने हर्ट्ज पे ये काम करता है। और इसमें हीटिंग कैसे होती है, ये इतने हाई वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जब इसमें जाती है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स वाइब्रेट करते हैं, उसी वाइब्रेशन से यहाँ पे हीटिंग जनरेट होती है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो जो आपका खाना होता है, खाना बनाने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, पकाने के लिए और खाना को गर्म रखने के लिए, आप कहेंगे आप कि सर खाना बनाने के लिए, अरे भाई मेरे जो पिज्जा होता है या कह सकते हैं कि बर्गर जो होता है, ये सब कहाँ पे, बर्गर तो नहीं, पिज्जा आप लोगों ने देखा होगा, पनीर पिज्जा, कौन कौन से मशरूम पिज्जा, कौन कौन से पिज्जा के फ्लेवर होते हैं, तो वो कैसे बनाए जाते हैं, वो इसी माइक्रोवेव ओवन में ही बनाए जाते हैं। आप लोगों ने पेटीज देखा होगा, पेटीज भी आप लोग जब जाते हैं खरीदने तो उसको एक इतने छोटे से टब में रखा गया रहता है, उसमें से जब निकालता है वो दुकानदार तो एकदम वो गर्म रहता है। वो किस में रखा रहता है, वो आपके माइक्रोवेव ओवन में ही रखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, नहीं, इसका कार्य क्या होता है, ये जो स्टीरियर मोटर है, स्टीरियर मोटर का कार्य क्या होता है, तो जो आपका स्टीरियर मोटर है ये रिवॉल्व एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है, घूमता है और क्या करता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है आपका स्टीरियर मोटर। ठीक है, चलिए
गीजर में यू बेंड का क्या उद्देश्य है, जो एक्स रूप में चिन्हित है। ये जो आपके सामने यू बेंड दिया हुआ है, ये जो यू बेंड ऐसे बनाया है, इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है। देखिए थोड़ा सा गीजर के बारे में भी समझ ही लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, ये किस तरीके का बनाया जाता है। ये जो आपका हीटिंग एलिमेंट है ये यू आकार का बना रहता है, ठीक है, यू आकार का बना रहता है। और ये देखो इसमें दो आपको बेलनाकार आकृति दिख रही होगी, एक ये वाली आकृति है और ये एक आपको बाहर वाली आकृति दिख रही होगी, है ना। ये दो आकृति दिख रही है, तो इनके बीच में ये जो ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके भरा हुआ है, ये क्या है, ये है आपका ग्लास वुल। इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है कि पानी के तापमान को मेंटेन रखना, पानी के तापमान को मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन करना। मतलब कि पानी आपका यदि गर्म होगा तो यहां से ये जो ग्लास वूल लगा हो ना, ये ग्लास वूल यहाँ के टेम्परेचर को बाहर आने से रोकेगा। तो इससे क्या फायदा होगा भाई, आपका जो वातावरण का टेम्परेचर है ये हमेशा कम रहता है। जैसे आप कोई भी पानी हीट कर देते हो एक बार, तो पानी जल्दी से ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो वातावरण के संपर्क में आता है। और वातावरण का संपर्क वातावरण का टेम्परेचर आप सभी को पता है कि नॉर्मल कंडीशन में कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी को बॉयल करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पानी आपकी ज्यादा हीट होती है और ये एकदम खुले वातावरण में जैसे ही रखा जाएगा उसको, तो वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो वो ठंडा ना हो, गीजर का पानी ठंडा ना हो, उसीलिए हम लोग इन दोनों चादरों के बीच में क्या कर देते हैं, इन दोनों चादरों के बीच में हम लोग लगा देते हैं ग्लास वूल। क्या लगाते हैं भाई, ग्लास वूल लगाते हैं। तो इस ग्लास वूल का कार्य क्या होता है कि ये जो पानी हमारा गर्म है, ये गर्म पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखे, ठीक है। ग्लास वूल के बारे में हो गया, हीटिंग एलिमेंट के बारे में हो गया। इसमें एक आपका थायरिस्टर लगा रहता है, इसमें एक आपका क्या लगा रहता है, थायरिस्टर या थर्मोस्टेट स्विच लिख लो, थर्मोस्टेट स्विच। एक आपका थर्मोस्टेट स्विच लगा रहता है, जो कैसे लगा रहता है, यू आकार के हीटिंग एलिमेंट के साथ, यू आकार के हीटिंग एलिमेंट के साथ श्रेणी क्रम में लगा रहता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा रहता है यू आकार के हीटिंग एलिमेंट के साथ। बाकी ये जो यू आकार, ये जो एक आपका नली बना हुआ है, इस नली का क्या कार्य है, ये बस पानी को निकासी से रोकता है। इसका कार्य बस इतना है कि प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर, ये पानी को बाहर निकलने से रोकता है, बस इसका कार्य इतना है। चलिए, बाकी आपने थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया है गीजर के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर का यूज किया जाता है। तो देखिए ये आपकी जो खाद्य मोटर, जो आपकी खाद्य मिक्सचर होती है, इसमें हम लोग यूज करते हैं कौन से मोटर का, यूनिवर्सल मोटर का। किस मोटर का भाई, यूनिवर्सल मोटर का, यूनिवर्सल मोटर। अब ये इस यूनिवर्सल मोटर की क्या खासियत है कि ये एसी एंड डीसी बोथ सप्लाई पे ये चलती है। ये एसी एंड डीसी बोथ सप्लाई पे ये ऑपरेट होती है आपकी यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड 3000 से लगभग ये आपका 10,000 आरपीएम, लगभग 10,000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है, ठीक है। इसकी स्पीड लगभग 10,000 आरपीएम तक होती है। जो आपकी यूनिवर्सल मोटर है, यूनिवर्सल मोटर को और क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर को और नाम से जाना जाता है एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो ये सभी विशेषता है आपके यूनिवर्सल मोटर की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं एक बार बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखो, इसमें ये टोटल 4 पॉइंट इसने दिया हुआ है और पहले पोजीशन में इसने क्या किया है, पहले पोजीशन में इसने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है। ये आपका G है, ये आपका L है, ये आपका R है और ये आपका W है, ठीक है। तो पहले पोजीशन में इसने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है। दूसरे पोजीशन में इसने क्या किया है, दूसरे पोजीशन में इसने कुछ इस तरीके से कनेक्शन बनाया है,
ठीक है, ये जी आर हो गया, ये एल हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। तो ये पोजीशन है आपका 2, ठीक है। पोजीशन 3 में क्या किया गया है, पोजीशन 3 में आपको दिख रहा होगा, पोजीशन 3 में ये ऐसे किया है, फिर ये ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, फिर यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें यहाँ पे जी को एल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और ये एल और डब्ल्यू या जो भी है आर या डब्ल्यू ये ऐसे है। तो इसमें बोला है कि सबसे अधिकतम आउटपुट इन चारों पोजीशन में अधिकतम आउटपुट किसमें मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट आपको किसमें मिलेगा, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए इन चारों पोजीशन में मैक्सिमम आउटपुट के लिए सबसे बेहतरीन कनेक्शन कौन सा है, ये वाला है। ये आपको दिख रहा होगा कि यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये सारी चीजें क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, जितने भी ये हैं ये सभी कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये सभी पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, केवल एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट नहीं कनेक्ट हो रहा है। ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस में केवल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, एक नहीं कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यदि हो भी रहा है कहीं पे तो ये कहीं ना कहीं सीरीज या पैरेलल कुछ अलग अलग कनेक्शन बना रहे हैं। ये दोनों कनेक्शन आपके पैरेलल में, और आप सभी जानते हैं कि दो कनेक्शन यदि पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस बनता है वो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन 2 एकदम बेहतरीन आंसर है, पोजीशन 2 एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखिए जूल के नियम के अनुसार यहाँ पे पूछा है कि उत्पन्न गर्मी की गणना करना है, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखो यहां पे ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है जूल के हिसाब से, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है वॉट बटा में समय, वॉट बटा में क्या, समय, ठीक है। ये होता है आपका कार्य। तो यहां से वॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे सही लिखा है ना हमने, P बराबर W/T। अरे यार वॉट इक्वल टू होता है, सॉरी, वॉट इक्वल टू होता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय, ठीक है। तो यहां से कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, देखो मैं हिंदी लिख रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा गलत हो रहा है। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू यहां से हो जाता है आपका पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है। पावर होती कितनी है, आई स्क्वायर इंटू आर, और इसमें टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बन जाएगा आपका जूल। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी ये आपका बन जाएगा क्या, पावर का फॉर्मूला, ठीक है। ये जूल के नियम के अनुसार पावर का फॉर्मूला ये बनता है। ये कहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हीट जनरेटेड इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी जूल कैलोरी। ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यहीं से एक छोटा सा फॉर्मूला क्या बन जाता है, यही छोटा सा फॉर्मूला है P बराबर W/T। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पावर इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटा में समय, पावर इक्वल टू कार्य बटा में समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन पढ़ के तो थोड़ा सा लगेगा आपको कि अरे यार क्या ही पूछ लिया, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, न्यूमेरिकल सर, न्यूमेरिकल से हमें बहुत डर लगता है, ऐसा बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं बनेगा सर, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। भाई मेरे ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सीखना भी नहीं है। अभी आपने पीछे देखा ना, हमने क्या फॉर्मूला बताया, P बराबर W/T। तो यहां से W इक्वल टू कितना होगा दोस्त, W इक्वल टू हो जाएगा आपका P मल्टीप्लाइड बाई टी, P मल्टीप्लाइड बाई टी। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो जो डाटा आपके पास गिवन है पहले गिवन डाटा को नोट करिए, गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस चीज को पहले नोट करिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका सबसे पहले P का मान कितना है, 1000 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे P इक्वल टू 1000 वॉट, P इक्वल टू कितना लिख दिया, 1000 वॉट, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन है आपको, इसके बाद आपको वोल्टेज गिवन है, जो कि हमारे लिए इसका कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन दिया है तो हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया V इक्वल टू कितना, V इक्वल टू 240 वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और इसने दिया हुआ है समय, तो T इक्वल टू यहाँ पे कितना है, T इक्वल टू यहाँ पे 5 मिनट है, 5 मिनट, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ये जो हमने समय लिखा था ना W/T, ये सेकंड में होना चाहिए, ये जो समय है ये किस में होना चाहिए, ये सेकंड में होना चाहिए, न कि घंटा में, आवर्स में नहीं होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, W बराबर P इंटू टी, और आपसे पूछा भी क्या है क्वेश्चन में, यही W ही पूछा है। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं कि भाई यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी बनता है। आई स्क्वायर आर का मान ऑलरेडी दे रखा है इसने, पी की वैल्यू ऑलरेडी इसने कितना दे रखा है, 1000, हमने लिख दिया यहाँ पे सर 1000 लिख दिया, ठीक है।
टी कितना दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट दिया है यार। 5 मिनट को थोड़ा सा कन्वर्ट करो, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा ये, 1 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300 सेकंड। 300 सेकंड, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने कर दिया सर यहाँ पे 300, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना होगा, ये 2 जीरो और ये 3 जीरो, टोटल 3 के बाद 5 जीरो हो गए, 4 5, इतना हो गया क्या आपका जूल, इतना जूल। आंसर देखिए, आंसर सारे के सारे आंसर कैलोरी में दिए हुए हैं। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कैलोरी में चेंज करने के लिए बस हम लोग करेंगे कि इसमें जो हमारा वैल्यू आया है इसमें क्या क्या कर देंगे, कैलोरी में चेंज करने के लिए 30000 डिवाइड बाई 4.18 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 61.6 किलो कैलोरी, ठीक है। ये आपका मान आ जाएगा 71.6 किलो कैलोरी, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गुणा भाग एक बार कर लेंगे, मैंने किया था पहले इसलिए मुझे डाटा याद था, मैं लिख दिया, ठीक है। ये लगभग 71,700 के करीब आता है। 71,700 ऑप्शन में नहीं है तो 71,700 ऑप्शन में नहीं है, 71,600 के करीब है, तो ये आपका 71,600 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न प्लेट स्थानों पर सुरक्षा खांचों का उद्देश्य क्या होता है, तो उनका उद्देश्य बस यही होता है कि जो भी हमारी हीट जनरेट हो रही है उनको एक तरह से सपोर्ट करना, उनको एक तरीके से क्या करना, उनको एक तरीके से उष्मीय, रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फॉर्मली, ठीक है, उसमें अवयव को दृढ़ता से रखे, बस यही उसका काम होता है। विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है, सोल प्लेट कौन सी प्लेट होती है, जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है, जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है उसी को कहते हैं हम लोग सोल प्लेट। अभी आपने इलेक्ट्रिक प्रेस का भी देखा था उदाहरण, इलेक्ट्रिक प्रेस में जो सबसे नीचे वाली प्लेट थी उसी को उसने सोल प्लेट कहा था। तो सोल प्लेट का मेन काम ये होता है कि जितने भी आपके अवयव होंगे या जितने भी छोटे छोटे उपकरण होंगे, सारे उपकरण इसे सोल प्लेट पे ही रखे जाते हैं, ठीक है। आपका हीटिंग एलिमेंट भी इसी सोल प्लेट पे ही रहता है। तो यहाँ पे पूछा है कि विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है, एक्ट एज बैलेंसिंग वेट को बैलेंस करने के लिए नहीं, एक्ट एज इंसुलेटर फॉर एलिमेंट बिल्कुल नहीं, प्रोटेक्ट द केतली बेस फ्रॉम डैमेज, केतली को डैमेज से बचाने के लिए नहीं यार, डैमेज से बचाने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि केतली यदि ऊपर से टूटे, ऊपर से गिरेगी तो टूटेगी नहीं, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा, कीप द एलिमेंट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंटेनर, कंटेनर के साथ जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कॉन्टैक्ट में बने रहे, ये काम होता है आपके सोल प्लेट का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप चीजों को जो जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उनको आपने नोट भी किया होगा, नोट करते जाएंगे, आपके लिए फायदे की चीज है, नोट करते जाएंगे, आपको आगे चल के बहुत फायदा मिलने वाला है इन सारी चीजों का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।